ड्रामे की स्टार्टिंग होती है और हम धन के देवता को देखते हैं जो कि नए साल होने पे काफी खुश होते हैं और ऊपर से सभी लोगों को देख रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से उनका पैर फिसलता है और सीधा स्वर्ग से वो नश्वर संसार में गिर जाते हैं। जब वो गिरते हैं तब उनके ऊपर बिजली भी गिरती है, इसलिए वो नीचे गिरते ही बेहोश हो जाते हैं। पास ही में एक आम सा वर्कर काम कर रहा होता है जो कि जैसे धन के देवता को देखता है वो उनके पास जाता है। यही हमारी कहानी का मेन लीड होता है और इसका नाम फैंग होता है। फैंग जब धन के देवता को देखता है तब वो उन्हें पहचानता नहीं है, लेकिन वो फिर भी उनकी मदद करता है, उन्हें होश में लाता है। ये देखकर धन के देवता फैन से खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि नश्वर संसार में भी इतने अच्छे लोग रहते हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। ये सुनकर वो कहता है कि मुझे क्या चाहिए, मैं एक वर्कर हूँ, इसीलिए मेरी इच्छा भी वैसे इतनी बड़ी नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि मैं डेली काम करूँ और मुझे अच्छा खासा पैसा मिले, जिस वजह से मैं अपनी गर्लफ्रेंड से भी जल्द से जल्द शादी कर लूँ। ये सुनकर धन के देवता कहते हैं कि मुझे तुम्हारी सादगी बहुत ही ज्यादा पसंद आई, इसलिए मैं तुम्हारे उम्मीद से ज्यादा तुम्हें दूंगा। इतना कहने के बाद वो मैजिक करते हैं और कहते हैं कि अब से तुम्हारे लिए पैसे कमाना पानी पीने जितना आसान होगा। ऐसे कहते हुए वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये सुनकर फैंग कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जैसे वो सामने देखता है वो देखता है कि धन के देवता गायब हो चुके हैं और तभी उसे आसमान से धन की देवता की आवाज आती है जो कि फैंग को उसके नए जीवन की मुबारकबाद देते हुए वहाँ से गायब हो जाते हैं। फैंग जो कि ये सारी चीजों को ज्यादा सीरियस ना लेते हुए वो थका होता है, इसलिए वो पानी पीता है। जैसे उसने एक घुट पिया ही होता है तभी उसके फोन पे मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि उसके अकाउंट में 8000 युआन जमा कराए गए हैं। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि शायद उसके बॉस ने उसके अच्छे काम को देखकर उसे बोनस दिया होगा। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास कॉल करती है और उसे याद दिलाती है कि आज उसे उसके पेरेंट्स से फैंग को मिलना है, इसलिए वो खुश हो जाता है और उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे वो उनसे फर्स्ट टाइम मिल रहा होता है। इसलिए वो कुछ गिफ्ट ले जाता है जो कि ज्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं होती है, वो सिर्फ चाय पत्ती होती है और वो भी 2 बॉक्स, जिसे देखने के बाद वह के पेरेंट्स का मुंह ही बन जाता है और वो इसे बातें सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर अब हम तुमसे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, जब फर्स्ट मीटिंग में तुम हमें चाय की पत्ती दे रहे हो तो पता नहीं हमारी बेटी की तुम्हारे साथ शादी करने के बाद तुम हमें क्या ही दोगे। चलो इस बात को जाने दो, हम भी इतने ज्यादा अमीर नहीं है, हम मानते हैं, लेकिन हमारे पास इतना है जितने में हम अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। ये सुनकर फैंग कहता है कि मुझे पता है कि आप लोगों की इसकी फिक्र हो रही है, लेकिन आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। अब इनकी बातें और भी ज्यादा ना बढ़े, इसलिए फादर सभी को उनकी सीट पे जाकर बैठने के लिए कह देते हैं। फिर फैंग टेबल पे रखी हुई चाय जैसे ही पीता है उसके अकाउंट में 20,000 युआन और भी ज्यादा आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि उसके अकाउंट में कोई घोटाला तो नहीं हो रहा है, आखिर उसके अकाउंट में ये पैसे कहाँ से आए हैं। वो ये सारी बातें सोच ही रहा होता है। तब यहाँ पे वे की छोटी बहन आ जाती है जो कि एक रिच लड़के को डेट करती थी। जैसे ही पेरेंट्स उन दोनों को देखते हैं वो काफी एक्साइटेड होकर उन दोनों को रिसीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं। छोटी बहन का बॉयफ्रेंड अपने साथ गिफ्ट में ये भी चाय पत्ती ही लाया होता है, लेकिन ये थोड़ी कॉस्टली होती है और विदेशी भी होती है और इसका कॉस्ट 28,000 युआन होता है, इसलिए पेरेंट्स उस गिफ्ट को ले लेते हैं। और तभी मिन की नजर टेबल पे रखे फैंग के बॉक्स पे जाती है, वो उसे ले लेता है और उसकी इंसल्ट करते हुए उसे कचरे के डब्बे में फेंक देता है और कहता है कि आपको इस घटिया चाय पत्ती को ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखकर तो वे सामने आती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। वो इन लोगों को बातें सुना रही होती है, लेकिन फैंग उसे रोक देता है और कहता है कि आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अगली बार और भी ज्यादा लेकर आऊंगा। ये सुनकर डैड कहते हैं कि ध्यान से लाना, कहीं उस चाय पत्ती को खाने के बाद हमें लूज मोशन स्टार्ट ना हो जाए। इस तरीके से ये चारों मिलकर इन दोनों की बेइज्जती कर रहे होते हैं। वे इन्हें सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन बार बार फैंग उसे रोक देता है। फिर जब वे और फैंग अपनी जगह पर बैठने के लिए आगे बढ़ते हैं तब उनके पेरेंट्स उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे नहीं, आगे जाकर बैठो, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। फैंग इस बार भी उन्हें कुछ नहीं कहता है, वो मुस्कुराता है और वे को अपने साथ दूसरी जगह पे लेकर चला जाता है। अब सभी एक साथ बैठकर बातचीत करना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे पेरेंट्स मिंग के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि ये सालाना 2 लाख तक कमाता है और इसकी कुल प्रॉपर्टी करोड़ों से ऊपर की है। वैसे तुम कितना कमाते हो? ये सुनकर वो कहता है कि मैं हर महीने 3000 युआन कमाता हूँ। ये सुनकर तो सभी इसका मजाक उड़ाने लगते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। साथ ही मैंग भी इसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि मेरी कंपनी में जो मेरा गार्ड है वो भी इससे ज्यादा कमाता है, उसकी भी एक महीने की सैलरी 4000 युआन है। ये सुनकर फैंग कहता है कि मुझे पता है कि मेरी सैलरी बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन मैं फिर भी वे को पूरी खुशी देने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर मॉम कहती है कि ये बेकार सी बातों से किसी का भी भला नहीं होने वाला है, आगे तुम क्या करने वाले हो तुम इसके बारे में हमें बताओ। और वैसे भी जब मेरी छोटी बेटी की सगाई हुई थी तब उसके हस्बैंड ने बहुत सारी चीजें हमें दी थी, तुम क्या देने वाले हो? तुम्हें पता है कि उसने सगाई में क्या क्या दिया था? और वैसे भी 1 मंथ बाद तुम दोनों की शादी साथ में ही होने वाली है, तो तुम मेरी बेटी को क्या क्या देने वाले हो और हमें, क्योंकि मैंग तो हमें ये सारी चीजें दे रहा है। ऐसा कहने के बाद वो एक बड़ी सी लिस्ट के बारे में बात करने लगते हैं और बताने लगते हैं कि मैंग उन्हें क्या क्या दे रहा है, जिसमें काफी सारे ज्वेलरी, कार, गिफ्ट्स एंड काफी सारी चीजें होती है। जिसे सुनने के बाद फैंग को टेंशन होने लगता है और वो धीरे धीरे कई बार पानी पी रहा होता है। वो समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर वो इन सभी की बातों का किस तरीके से आंसर
आराम से करे, लेकिन तभी उसे उसके फोन से मैसेज आता है। जब वो अपने फोन को बाहर निकालता है और मैसेज चेक करता है तब वो देखता है कि उसके फोन में काफी सारे मैसेज आए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ उसके अकाउंट से रिलेटेड हैं। जब वो अपना अकाउंट चेक करता है तब उसे पता चलता है कि उसके अकाउंट में अभी 5 लाख तक पैसे आ चुके हैं। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर कैसे ये सारी चीजें हो सकती हैं। तभी उसे धन की देवता की बातें याद आती हैं। धन की देवता ने इसे कहा था कि तुम्हारे लिए पैसे कमाना पानी पीने जितना आसान होगा। वो धन की देवता की बातों को याद करता है और कहता है कि क्या सच में वो बूढ़ा धन का देवता था और क्या उसकी वजह से मैं ऐसे ही पानी पीकर बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। फिर वो अपने आप को कंफर्म करने के लिए एक बार फिर से पानी पीता है। जैसे वो पानी पीता है वो देखता है कि फिर से पैसे बढ़ गए। ये देखकर वो इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है कि वो जोर से चीखता है और उसके बाद वो अपने गर्लफ्रेंड को गले लगा लेता है और कहता है कि मैंने कर दिया। ये सुनकर पेरेंट्स कहते हैं कि ये पागल के साथ गूंगा और बहरा भी हो गया है क्या? हमने इसे क्या पूछा था और ये इस समय क्या कर रहा है? ये देखकर छोटी बहन कहती है कि मॉम आप इसकी चिंता मत करो, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि ये सच में पागल है। अब हर कोई तो मेरी तरह ही लकी नहीं हो सकता है जिसे मेरे बॉयफ्रेंड की तरह इंसान मिले जो कि इतना ज्यादा रिच है और इतना ज्यादा केयरिंग भी है। ऐसा कहते हुए वो अपनी बड़ी बहन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही होती है। साथ ही इसके पेरेंट्स भी मिलकर इसे नीचा दिखा रहे होते हैं और कहते हैं कि अच्छा होगा कि तुम इस लड़की के साथ रिश्ता तोड़ दो, लेकिन वैवे इनमें से किसी की बातों को नहीं सुनती है और कहती है कि मैं इसके साथ रिश्ता नहीं तोड़ने वाली हूँ। ये देखकर वैवे को पेरेंट्स फिर से समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा हमें पता है कि तुम इससे प्यार करते हो, लेकिन प्यार से ही रिश्ता नहीं चलता है, रिश्ते को चलाने के लिए पैसे भी जरूरी है। ये सुनकर फैंग कहता है कि नहीं मेरे पास पैसे हैं। तब पेरेंट्स उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास कितना ही पैसे हो सकता है, 1000 हो सकता है, लेकिन लाख तो नहीं हो सकता है ना। फैंग कहता है कि आप दोनों की उम्मीद से ज्यादा ही मेरे बैंक पे पैसे हैं। ये सुनकर वो कहते हैं कि अच्छा ये बात है। ये सुनकर फैंग कहता है कि हाँ क्यों नहीं, पहले आप इन सभी खानों को खत्म कर लो और उसके बाद हम दोनों के अकाउंट को चेक करना और इसके बाद आप सबको पता ही चल जाएगा कि किसके पास ज्यादा पैसे हैं। पेरेंट्स कहते हैं कि तुम ज्यादा कर रहे हो, अगर तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं हुए तो तुम्हें हमारी बच्ची के साथ रिश्ता तोड़ना होगा। फैंग भी मान जाता है और कहता है कि ठीक है। सभी खाना खाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो वेटर को बुलाता है और कहता है कि पानी लाओ। वेटर आती है और बार बार ग्लास में पानी भर के उसे पीने के लिए देने लगती है। फैंग पानी को पीते जाता है, लेकिन वो देखता है कि ऐसे वो एक बार में ज्यादा पैसे नहीं बना रहा होता है, इसलिए वो टेबल पे रखी सभी पानी वाली चीजों को पी जाता है। उसे ऐसी हरकतें करते हुए देखकर सभी को एम्बैरेस फील हो रहा होता है और सभी आपस में बात कर रहे होते हैं कि इसकी वजह से वो ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। इसीलिए मैं कहता है कि मेरे लिए एक वाइन की बोतल लाओ जो कि सबसे ज्यादा कीमती हो। ये सुनकर तो डैड काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में कीमती वाइन कभी नहीं पी है, लेकिन इसे देखो, इससे ऐसा लग रहा है कि यहाँ का पानी मुफ्त है, इसीलिए तो ये इतने सारे पानी पी रहा है। तभी फैंग वेटर से कहता है कि मेरे लिए और भी ज्यादा पानी लाओ, अच्छा होगा कि तुम बड़े वाले जो केन होते हैं वो लाओ, 5 लाना नहीं 8 लेकर आओ। ऐसे कह के वो वेट्रेस से और भी ज्यादा पानी मंगाता है। ये सुनकर तो वेट्रेस थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि सर क्या आप सभी पानी को पी सकते हो? वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं। वह उसे समझाती है और कहती है कि देखो इतना ज्यादा पानी पीना स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये तुम्हारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन फैंग इनमें से किसी की भी बातें नहीं सुनता है, क्योंकि उसे पता होता है कि पैसे बनाने के लिए उसे पानी पीना होगा। थोड़ी ही देर के अंदर वेट्रेस भी बड़े वाले पानी की बोतल भी बहुत सारे लेकर चली आती है। फैंग अपना बिना एक भी सेकंड गवाए उस पानी के बड़े से बोतल को लेता है और उससे पानी पीना स्टार्ट कर देता है। जब उसका बोतल खत्म होता है तब वो फिर से दूसरा बोतल ले लेता है और पीने लगता है। ये लोग इसे इतना ज्यादा पानी पीते हुए देखकर हैरान हो रहे होते हैं। ये देखकर छोटी बहन तो अपने बॉयफ्रेंड से ये कहने लगती है कि इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा टॉमी पानी पी रहा है, इसी तरीके से मेरा टॉमी भी बहुत सारा पानी पीता है। इस तरीके से वो उसकी बेइज्जती कर रही होती है, जिसे देखकर वेवे को भी बुरा लगता है और वो फैंग को रोकती है और कहती है कि इस तरीके से तुम हम सबको एम्बैरेस कर रहे हो। लेकिन फैंग किसी की बातें नहीं सुनता है। वो फिर से दूसरा बोतल लेता है और उसे भी पीना स्टार्ट कर देता है। देखते ही देखते वो बहुत ही ज्यादा पानी पी लेता है। फिर वो अपना अकाउंट चेक करता है, जहाँ पे वो देखता है कि अभी सिर्फ 8 मिलियन पैसे ही उसके अकाउंट में जमा हुए हैं। वो फिर से पानी पीता है, पैसे 20 मिलियन तक पहुँच जाते हैं। ये देखकर वो फिर से पानी पीता है। उसके ऐसे पानी पीने से उसके पैसे 18 मिलियन तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता है। वो तब जाकर रुकता है जब इसके अकाउंट में 100 मिलियन से भी पैसे पार हो जाते हैं और इसके अकाउंट में लगभग 300 मिलियन के करीब पैसे इकट्ठा हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश होता है। फिर वो सबसे कहता है कि चलो मैं रेडी हूँ अपने पैसों को चेक कराने के लिए। सुनकर मैं कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में हो, इसलिए अच्छा होगा कि तुम्हारे साथ में एक और शर्त लगा लूं। अगर तुम्हारे पैसे मेरे पैसे से कम होंगे, जो कि होने ही वाला है, तब तुम वैभव के साथ रिश्ता तोड़ने के साथ हमारे सामने घुटने टेक कर हमसे माफी मांगोगे, क्योंकि तुमने हमारा बहुत ही कीमती वक्त जाया कर दिया है, इसलिए तुम्हें कुछ तो भुगतान देना होगा। ये सुनकर वो कहता है कि फिक्र की कोई बात नहीं है, तुम अपना अकाउंट चेक कराओ। ये सुनकर मैंग अपने फोन में अपने अकाउंट को ओपन करता है और वेवे की मॉम के हाथ में दे देता है। मॉम जब उसके फोन में पैसे देखती है तब वो 20 बिलियन होती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि मुझे आशा नहीं है कि फैंग इसके आसपास भी आ सकता है, वैसे तुम भी अपना फोन चेक करा सकते हो। ये सुनकर फैंग भी अपना फोन आगे दे देता है। फिर जब मॉम फैंग के अकाउंट को चेक करती है तब वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। उनकी आंखें तो मानो ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखें अभी की अभी बाहर आ जाएंगी। ये
देखकर सभी उनसे पूछ रहे होते हैं कि आखिर अकाउंट में इतना ज्यादा कम पैसा है कि मॉम आप इस तरीके से देख रही हो। मॉम कहती है कि वो बात नहीं है, जरा मुझे ये बताओ कि इसमें कितने जीरो हैं। सभी साथ में मिलकर जीरो काउंट करते हैं और तब जाके उन्हें पता चलता है कि फैंग के अकाउंट में तो 218 मिलियन युआन है, मतलब कि लगभग 300 मिलियन के करीब इसके पैसे हैं, जो कि काफी शौक होने वाली बात तो थी। लेकिन वेवे जब इस अमाउंट को सुनती है तब वो फैंग से पूछने लगती है कि बताओ तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कैसे आ गए। फैंग कहता है कि इसके बारे में मैं सारी बातें तुम्हें बाद में आराम से बताऊंगा, अभी हम इस पे ध्यान देते हैं। तो आप सबने मेरे बैलेंस अकाउंट को देख लिया ना, जो कि उससे 10 गुना ज्यादा है, तो क्या मैं अब वेवे से शादी कर सकता हूँ? तभी इसके बातों को बीच से काटते हुए मैं कहता है कि डैड एंड मॉम आप इसके बारे में कुछ भी मत करना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसने कार्ड में कुछ न कुछ झोल किया है और यहाँ पे नकली पैसे ये हमें दिखा रहा है। नहीं तो आप ही सोचो, ये एक छोटा सा मजदूर है, आखिर इसके पास इतने सारे पैसे कैसे हो सकते हैं? और अगर इसके पास पहले से इतने सारे पैसे हैं तो ये छोटा मोटा काम क्यों करता है? ये सुनकर पेरेंट्स को भी इसकी बात में सच्चाई लगती है और वो मैंग से कहते हैं कि तुमने हमें बचा लिया, हम तो इसके झांसे में फंसने ही वाले थे, हमें नहीं पता था कि ये हमारी बच्ची से शादी करने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। ये सुनकर तो वे को भी इस बात से गुस्सा आ जाता है और वो फैंग से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ना कि दिखावे वाले पैसे से, इसलिए तुम्हें यहाँ पे ये करने की कोई जरूरत नहीं थी, चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ऐसा कहते हुए जैसे वो बाहर निकलने वाले होते हैं, मैन उन्हें रोक देता है और कहता है कि अब ये हार गया है, अच्छा होगा कि जैसा तय हुआ था हमारे सामने झुककर माफी मांगने की, इसे माफी मांग कर ही यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर वेवी कहती है कि मुझे पता है कि इससे गलती हुई है, लेकिन तुम लोगों का कोई भी हक नहीं बनता है कि तुम लोग इसे इस तरीके से बेइज्जत करो। लेकिन मैंग तो इन दोनों को यहाँ से आसानी से जाने ही नहीं देता है। तभी फैंग अपना कार्ड निकालता है और कहता है कि मेरे पास मेरा कार्ड है, चलो हम कार्ड से ही सारे पैसे निकाल देते हैं और साफ साफ अपने आंखों से ही देख लेते हैं कि किसके पास कितने सारे पैसे हैं। ये सुनकर वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन अगर इस बार भी तुम मुझसे हारे ना तो तुम्हें बैंक के सामने झुककर सबके सामने मुझसे माफी मांगना होगा। ये सुनकर फैंग कहता है कि ठीक है। इसके बाद दोनों ही पास वाले एक बैंक में चले जाते हैं, जहाँ पे जाने के बाद मैंग वहाँ के एक वर्कर को अपना कार्ड देते हुए कहता है कि मुझे अपने सारे पैसे कुछ समय के लिए बाहर निकालने हैं, क्योंकि मुझे किसी को दिखाना है कि 20 मिलियन कितना होता है। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है। तभी फैंग भी उस पर्सन को अपना कार्ड देते हुए कहता है कि मुझे भी अपने सारे पैसे कुछ समय के लिए बाहर निकालने हैं। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है, लेकिन अमाउंट बहुत ही ज्यादा है, इसलिए आप लोग बाहर इंतजार करो, आपके पैसे बहुत ही ज्यादा है, इसलिए मैं इतने सारे पैसों को आपके हाथों में तो नहीं दे सकता हूँ ना, इसके लिए मुझे बड़ी गाड़ी मंगानी पड़ेगी, इसलिए आप बाहर इंतजार करें। ये सुनकर दोनों ही बाहर चले जाते हैं और अपने अपने पैसों का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी भी ये सभी आराम से खड़े नहीं रहते हैं, यहाँ पे भी इन्हें बहस करना होता है। अभी भी ये सभी मिलकर फैंग को नीचा दिखा रहे होते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम अपनी तुलना भी किससे कर रहे हो? तुम्हें पता है कि ये एक कॉर्पोरेशन कंपनी चलाता है और इसमें काम करता है और तुम एक कर्मचारी हो, एक वर्कर हो जो कि छोटा मोटा काम करते हो, आखिर तुम अपनी कंपैरिजन भी इसके साथ कैसे कर सकती हो? अब यहाँ पे इनकी बातें बढ़ रही होती है और काफी बहस हो रहा होता है, जिसे देखकर वही को ऐसा लग रहा होता है कि फैंग कहीं हार ना जाए, इसलिए वो फैंग को समझाने लगती है और कहती है कि अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है, अच्छा होगा कि तुम अभी उससे माफी मांग लो। देखो मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अगर तुम मुझसे माफी भी मांगते हो तो मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम नहीं होगा। लेकिन फैंग मिंग के सामने कहाँ झुकने वाला होता है। वो कहता है कि बस आप थोड़ी देर और इंतजार करो, मेरा भी पैसा आने वाला है। और तभी ये लोग एक ट्रक की आवाज सुनते हैं। बैंक वाले एक ट्रक लेकर आते हैं और उनके सामने वो ट्रक के पिछले डोर को ओपन करते हैं, जिसके अंदर पूरे तरह से पैसे भरे होते हैं कि पूरा का पूरा ट्रक पैसों से भरा होता है, जो कि 25 मिलियन होते हैं। बैंक वाले कहते हैं कि ये आपके पैसे रहे, पैसे ज्यादा थे इसलिए हमें ट्रक मंगाना पड़ा। ये लोग जब इतने सारे पैसों को देखते हैं तब ये काफी ज्यादा खुश होते हैं। वही की मॉम तो इतने सारे पैसों को देखने की बात कहने लगती है कि अगर इतने सारे पैसे मिल जाए तो आपकी नींद कैसी होगी, मैं उसके बारे में सोचना चाहती हूँ। तभी ये पैसे देखकर काफी खुश होते हैं और फिर वो फैंग से पूछते हैं कि तुम्हारे पैसे कहाँ रह गए। ये सुनकर बैंक के कर्मचारी कहते हैं कि हमारे बैंक में इसमें इतने ही पैसे थे जो कि हम यहाँ पे ला चुके हैं, अब इनके पैसे के लिए हमें दूसरे ब्रांच से पैसे मंगाने पड़ रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा देर इंतजार करना होगा। वैसे पैसों का इंतजार करने से अच्छा है कि आप लोग कुछ पानी पी ले। ऐसा कहने के बाद वो सबके सामने पानी की बोतल रखते हैं, जिस देखने के बाद फैंग उसमें से एक बोतल लेता है और पानी पीना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम इसी बैंक के एक फीमेल वर्कर को देखते हैं जो कि अपने मैनेजर के पास आती है और बताती है कि एक पर्सन अपना पूरा पैसा निकालना चाहता है, के लिए हमें बॉस की परमिशन चाहिए। ये सुनकर मैनेजर कहता है कि पैसा निकालने में बॉस की परमिशन किस लिए चाहिए? अगर कोई पैसा निकालना चाहता है तो इससे पैसे निकालने दो, वैसे भी हमारे बैंक में इसमें 100 मिलियन से ज्यादा पैसे हैं। ये सुनकर वो कहती है कि आप समझे नहीं, जो पर्सन हमारे बैंक से पैसा निकालना चाहता है उसके पैसे 100 मिलियन से भी ज्यादा है। उसके बैंक में लगभग 300 मिलियन युआन है और वो सारे पैसे निकालना चाहता है। ये सुनकर तो मैनेजर भी शॉक्ड हो जाते हैं और उसके अकाउंट को अपने आईपैड में देखने लगते हैं। वो देखकर ये हैरान हो जाते हैं कि अभी भी उसके अकाउंट में पैसे बढ़ रहे होते हैं और देखते ही देखते इधर फैंग बोतल के पानी को पी जाता है, जिस वजह से उसे 20 मिलियन मिल जाते हैं। ये देखकर तो मैनेजर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आखिर ये पर्सन करता क्या है, अभी अभी मेरे सामने इसके बैंक में 20 मिलियन पैसे आ गए, लगता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है, इसके बारे में बॉस से बात करना होगा और चलो हम कुछ और करते हैं ताकि हम उसके पैसे दे सके। ऐसा कहते हुए दोनों ही अपने काम पे लग जाते हैं। इधर हम सबको देखते हैं, ये फैंग से पूछ रहे होते हैं
हैं कि आखिर तुम्हारे पैसे कब तक आने वाले हैं। ये सुनकर फैंग कहता है कि अभी आप लोगों ने इन लोगों की बातें नहीं सुनी। इन्होंने कहा है ना कि मेन ब्रांच से पैसे आ रहे हैं, तो पैसों को लोड करने में और पैसे यहाँ लाने में टाइम तो लगेगा ना। ये सुनकर वैवे की डैड इसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि लगता है कि स्कूटी पे तुम्हारे पैसे लोड हो रहे हैं, इसलिए पैसे आने में इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। फैंग कहता है कि क्या पता पैसे कैसे आएंगे, हमें तो पैसों के आने का इंतजार करना है। और तभी वो लोग किसी गाड़ी के आते हुए आवाज सुनते हैं और सभी बहुत ही एक्साइटेड के साथ पीछे पलट के देखते हैं, लेकिन वो लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि सामने से एक छोटी सी डिलीवरी गाड़ी आती है और उनके पास से गुजर जाती है, जिसे देखकर सभी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हमें तो ऐसा लगा था कि इसी में तुम्हारे पैसे आने वाले हैं। फैंग कहता है कि देखो मेरा समय बहुत ही ज्यादा कीमती है, अच्छा होगा कि तुम मुझसे माफी मांग लो क्योंकि तुम्हारे पैसे तो आने वाले नहीं है। फैंग कहता है कि नहीं, मुझे पैसों का इंतजार करना है, लेकिन कोई भी अब इसका साथ नहीं देता है और सभी लोग मैंग के साथ हो जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा होगा कि तुम माफी मांग लो। वेवे भी अपने पेरेंट्स को समझाती है और कहती है कि थोड़ी देर और इंतजार कर ले, लेकिन कोई भी नहीं मान रहा होता है। इसके बाद मैंग बैंक के वर्कर से कहता है कि इस लड़के को मेरे सामने झुकाओ, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तो मैं इन सारे पैसों को किसी और बैंक में जमा कर दूंगा। ये सुनकर वो उसकी मदद करते हुए फैंग को उसके सामने झुकाने लगते हैं। ये देखकर वेवे उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसकी बहन उसे रोक लेती है और कहती है कि बहन, वो लड़कों का मामला है, उनके बीच में तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए, उनकी मुसीबत को उन्हें खुद ही झेलने दो। और इधर मैंग फोर्सफुली फैंग को अपने सामने झुकाने के लिए और माफी मांगने के लिए कह रहा होता है, लेकिन वो तो मान ही नहीं रहा होता है। इसलिए मैंग फैंग के ऊपर हाथ उठाने जाता है, लेकिन तभी वो कुछ आते हुए ट्रक की आवाज सुनकर वो रुक जाता है। जैसे वो पलटता है वो देखता है कि सामने से ऐसे ही 5 और ट्रक आते हैं, जिनमें से बैंक का कर्मचारी बाहर निकलता है और कहता है कि ये रहे आपके लगभग 3000 मिलियन युआन। ऐसा कहते हुए वो सभी ट्रक के दरवाजे को ओपन कर देता है। पांचों के पांचों ट्रक पूरे पैसों से भरे होते हैं, जिसे देखने के बाद पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि ये सारे के सारे पैसे मिंग के हैं। इनफैक्ट जो मिंग की गर्लफ्रेंड भी होती है वो इतने सारे पैसों को देखकर चक्कर खाने लगती है। लेकिन तभी इनके इस सपने को तोड़ते हुए यहाँ पे बैंक का एक कर्मचारी आता है और कहता है कि यहाँ पे मिस्टर फैंग कौन है। ये सुनकर वो पूछते हैं कि वो क्यों, ये सारे पैसे तो मिंग के हैं ना। ये सुनकर कर्मचारी कहता है कि नहीं, ये पैसे उनके नहीं है, ये पैसे मिस्टर फैंग के हैं। अब मैंग तो ये सुनकर उस कर्मचारी के साथ बहस करने लगता है और कहता है कि इतने सारे पैसे उसके कैसे हो सकते हैं, वो तो एक छोटा सा वर्कर है। बैंक का वर्कर कहता है कि देखिए, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैं सिर्फ डिलीवरी करता हूँ और मुझे दूसरी बातों से कोई भी मतलब नहीं है। अच्छा होगा मिस्टर फैंग आप अपना आईडी दिखाए। ये सुनकर वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, और फिर वो अपना आईडी दे देता है। लेकिन ये लोग जो होते हैं उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि शायद ये किसी और मिस्टर फैंग का पैसे है, इसीलिए वो उसके हाथ पे मार के उसका कार्ड नीचे गिरा देता है। लेकिन फैंग अपना कार्ड फिर से उसे दे देता है। यहाँ पे एक और कर्मचारी होता है जो कि फैंग को बातें सुनाने लगता है और कहता है कि इस तरीके से दूसरों की संपत्ति पे अपना हक जमाना ये एक गैर कानूनी है, अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हो तो हम आपको पुलिस के हवाले कर देंगे। ये सुनकर फैंग कहता है कि इसके बारे में बाद में बात करना, पहले मेरे कार्ड की तो जांच कर लो। यहाँ पे जो पर्सन होता है वो कार्ड की जांच करने लगता है अपने मशीन का यूज करते हुए। मशीन बताती है कि ये कार्ड सही है। जैसे ये बातें ये लोग सुनते हैं वो हैरान हो जाते हैं। फिर वो कर्मचारी सेफ्टी के लिए फैंग का साइन लेता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फैंग उस पर्सन को डराते हुए कहता है कि किसी ने मुझे जेल भेजने की बात की थी। ये सुनकर तो वो कर्मचारी डरने लगता है और कहता है कि सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिएगा। फैंग कहता है कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पे जाने दूंगा, तुम्हें पता है ना कि मेरे अकाउंट्स में कितने सारे पैसे हैं, तो मैं तुम्हारे बैंक का एक वीआईपी ग्राहक हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ अच्छी तरीके से बर्ताव करना होगा। ये सुनकर वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं सर। फैंग कहता है कि तुम मेरे लिए इस पर्सन को झुकाओ क्योंकि ये हार गया है। ये सुनकर वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं बॉस। फिर जब जैसे वो मैंग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने वाला होता है, लेकिन उससे पहले उसके मैनेजर उसे कॉल करता है और कहता है कि मिस्टर फैंग तुम्हारे सामने है। वो कहता है कि हाँ वो मेरे सामने ही है। ये सुनकर वो कहता है कि हाँ तो फिर उन्हें कहीं जाने मत देना, और ऐसा कहते हुए वो फोन को कट कर देता है। फिर वो अपने वर्कर से कहता है कि अगर कोई पर्सन हमारे बैंक में इतना सारा पैसा रखता है तो हमारे बैंक का रेंज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, और वो काफी खुश होता है। लेकिन इधर तो ये पर्सन मैनेजर की बात को गलत समझ लेता है और उसे ऐसा लगता है कि ये पैसे लेकर भाग रहा है और इसके पैसे भी नकली हैं, इसलिए ये यहाँ पे हीरोगिरी करता है। और उसके बाद अपने गार्ड सबसे कह के फैंग को पकड़वा लेता है और कहता है कि इसे जाने मत देना, क्योंकि अभी अभी मैनेजर ने मेरे पास कॉल किया था और कहा था कि इसे कहीं पे भी जाने मत देना। और फिर वो अपना ही दिमाग लगाकर सबसे कहने लगता है कि फैंग पैसे लेकर भाग रहा है और इसके पास जितने सारे पैसे हैं वो नकली पैसे हैं। और फिर वो गार्ड सबसे कह के उन्हें बुरी तरीके से पीटा स्टार्ट कर देता है। ये देखकर वे उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है। फिर वो उस पर्सन के पास भी जाती है और कहती है कि इसे छोड़ दो, लेकिन वो जाने ही नहीं देता है। वो इसे बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा होता है, कोई भी इसकी मदद नहीं करता है। वे को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो अपने प्यार को किस तरीके से बचाए। उसके पेरेंट्स भी उसे सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती है उस मैनेजर की। मैनेजर जैसे ही बाहर आता है, ये वर्कर मैनेजर के सामने शो ऑफ करते हुए कहता है कि सर आपने जिसे कहा था मैंने उसे पकड़ लिया है। ये सुनकर वो जैसे ही फैंग को देखता है जो कि नीचे पड़ा होता है, वो शॉक्ड रह जाता है और कहता है कि ये कौन है। कहता है कि यही तो फैंग है। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे क्या कहा था। ये सुनकर वो कहता है कि बॉस आपने जैसा कहा है मैंने वैसा ही किया। ये बैंक से पैसे लेकर भाग रहा है ना, वो भी नकली पैसे, इसलिए मैंने इसे पकड़ लिया। ये सुनकर वो कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, इसने हमारे बैंक में सबसे ज्यादा पैसे डाले हैं, ये हमारा वीवीआईपी गेस्ट है और तुम इसके साथ इस तरीके का ट्रीटमेंट कर रहे हो। मैं तो तुम्हें अभी काम से बाहर निकाल देता हूँ। ऐसा कहने के बाद
वो गार्ड्स को बुलाता है और उसे वहाँ से भगा देता है। फिर वो फैंग के पास आता है, माफी मांगते हुए इनसे कहता है कि हमें माफ कर दीजिए, कोई गलतफहमी हो गई थी। ये सुनकर फैंग कहता है कि ठीक है। तभी मिंग कहता है कि आप नकली पैसे वाले पर्सन को कैसे रख सकते हो। ये सुनकर मैनेजर कहता है कि क्या तुम सब पागल हो गए हो, हमारे बैंक में कभी भी नकली पैसे नहीं बनते हैं। इनफैक्ट हमारे बैंक में कभी भी नकली पैसे आते नहीं है, तो ये पैसे नकली कैसे हो सकते हैं। क्या तुम आंखों से अंधे होने के साथ दिमाग से पैदल भी हो। तुम सबको पता है कि ये सारे के सारे पैसे असली हैं। ये सुनकर तो ये दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये सच में ये सारे के सारे पैसे असली हैं। मैनेजर कहता है कि हाँ, हमारे सारे के सारे पैसे असली हैं और तुमने जितने भी पैसों को टच किया है उसका तुम्हें हर्जाना देना होगा। अगर तुम नहीं देते हो तो मैं तुम सभी को पुलिस के हवाले कर दूंगा। मेरे वीवीआईपी गेस्ट के साथ इस तरीके की हरकत करने के जुर्म में। ये सुनकर वो डर जाते हैं। इसके बाद फीमेल गार्ड जाती है और पैसों की जांच करती है और बताती है कि इन्होंने कितने सारे पैसों को टच किया है। मैनेजर कहता है कि तुम सबको इतने सारे पैसे इनके बैंक में जमा करने होंगे। ये सुनकर तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि पैसे 500 मिलियन से भी ज्यादा होते हैं। तो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर हाथ उठा देता है और कहता है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। फिर ये दोनों मैनेजर और फैंग के सामने झुकते हैं और उनसे माफी मांगते हैं कि वो उन्हें जाने दे, लेकिन ये दोनों उन्हें माफ नहीं कर रहे होते हैं। ये देखकर पेरेंट्स भी फैंग को समझाने लगते हैं और कहते हैं कि गलती समझकर उसे माफ कर दो, लेकिन फैंग इनकी भी बातें नहीं सुनता है। उल्टा वो पेरेंट्स से कहने लगता है कि अगर आप इन दोनों के साथ रिश्ता बनाते हो तो मैं आपके साथ रिश्ता तोड़ दूंगा। अच्छा होगा कि आप उन दोनों के साथ रिश्ता तोड़कर हमारे साथ रहने के लिए मान जाओ, वरना मैं वेवई से तो ऐसे भी शादी कर लूंगा। ये सुनकर तो ये दोनों फटाक से इन दोनों का साथ छोड़ देते हैं और इन दोनों के साथ हो जाते हैं। छोटी बहन और मिंग दोनों ही पेरेंट्स के सामने रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि वो उन्हें बचा ले, लेकिन पेरेंट्स इनकी बातें नहीं सुनते हैं। ये देखकर मैनेजर कहता है कि इन दोनों को यहाँ से ले जाओ, अगर ये पैसे नहीं देंगे तो इन्हें पुलिस के हवाले कर देना। ये सुनकर गार्ड उन दोनों को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और मैनेजर भी यहाँ से चला जाता है। सबके चले जाने के बाद वे फैंग से पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। और फैंग जैसे ही अपने गर्लफ्रेंड को सच्चाई बताने जा ही रहा होता है तभी गॉड के देवता उसे ऊपर से रोक देते हैं और कहते हैं कि इसके बारे में किसी को भी कुछ भी मत बताना। अगर तुम मना करने के बाद भी इसके बारे में किसी को बताते हो तो सारे पैसे गायब हो जाएंगे। अगर तुम्हें बताना ही है तो 3 दिन बाद बताना। ये जानने के बाद फैंग वेवई को सच्चाई नहीं बताता है। वो इन तीनों से झूठ बोलता है और कहता है कि मेरे पिता शहर के सबसे ज्यादा रिच पर्सन है। वो चाहते थे कि मेरी परवरिश एक आम इंसान के जैसे की जाए, इसीलिए मैं इसके बारे में किसी को बता नहीं पाया। ये सुनकर तो पेरेंट्स काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन वो काफी खुश भी होते हैं। इसलिए वो फैंग से कहते हैं कि तो ना हम तुम्हारी शादी वेवई के साथ कुछ ही दिन के अंदर कर दे। ये सुनकर फैंग भी खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे अपने पेरेंट्स से मिलना है तो मुझे जाना है। ऐसे कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन फैंग को पता नहीं होता है कि वेवई के पेरेंट्स उसका पीछा कर रहे हैं ताकि वो उसका बड़ा घर, उसकी सारी सच्चाई अपनी आंखों से देख ले। और इस बात से अनजान फैंग अपने फादर से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि उसके पेरेंट्स कचरा उठा रहे होते हैं। इसलिए वो उन्हें काम करने से मना करता है, लेकिन फादर मानते नहीं है। वो उसे कहते हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनूं, और वैसे भी तुम बहुत ही जल्द वेवई के साथ शादी करने वाले हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से उनके परिवार को अच्छा गिफ्ट दूं। ये सुनकर फैंग अपनी एक्साइटमेंट अब और भी ज्यादा रोक नहीं पाता है, इसलिए वो पहले जांच करता है कि धन के देवता उसे देख तो नहीं रहे, लेकिन धन के देवता इसमें सो रहे होते हैं। इसलिए वो इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी सच्चाई अपने फादर को बता देता है, जो कि ये सच्चाई सुनने के बाद तो कोई भी यकीन नहीं करता। इसके पिता भी इसकी बातों पे भरोसा नहीं करते हैं और कहते हैं कि कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं हो गई है। अब ये देखते हुए फैंग उनके सामने पानी पीकर सच्चाई दिखाता है। ये देखकर तो फादर कहते हैं कि मुझे तुम बेवकूफ बना रहे हो, ये मैसेज पुराना भी तो हो सकता है ना। तभी वेवे के पेरेंट्स भी इनके पास आ जाते हैं, उन्हें इनकी सच्चाई पता चल जाती है और वो उसे कहते हैं कि तुम सब मेरे साथ झूठ बोल रहे थे मेरी बेटी से शादी करने के लिए। अच्छा हुआ कि तुम लोगों की सच्चाई हमें पहले ही पता चल गई, हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कभी भी नहीं करने वाले हैं। ये सुनकर फैंग के डैड अपनी बेटी की तरफ से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेवे के डैड और मॉम इनकी बातें नहीं सुनते हैं। और तभी यहाँ पे वेवे भी आ जाती है। अपनी बेटी को देखकर वो इसकी सच्चाई उसे बताते हैं, लेकिन वेवे को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो कहती है कि मैं फैंग से प्यार करती हूँ, ना कि उसके पैसों से, इसीलिए मेरी शादी तो इससे ही होगी। अब ये सुनकर पेरेंट्स काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी शादी इसके साथ तब तक नहीं होने देंगे जब तक ये शादी के लिए अपना घर नहीं खरीद लेता है। और वैसे भी तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही दिन है, अगर कल तक तुम अपने लिए एक नया घर नहीं खरीदते हो तो हम अपनी बच्ची का शादी तुम्हारे साथ कभी भी नहीं होने देंगे। ऐसा कहते हुए अपनी बच्ची को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। अब उनके चले जाने के बाद फैंग और भी ज्यादा पैसा बनाने के लिए और भी ज्यादा पानी पीने लगता है। वो लगातार कई सारे पानी की बोतल खत्म कर देता है और वो देखता है कि उसके पास अब काफी सारे पैसे हो चुके हैं। दूसरी तरफ हम वेवे के पेरेंट्स को देखते हैं, जो कि उनका इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ समय बाद फैंग अपने पिता के साथ वहाँ पे पहुँच जाता है। फिर दोनों अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद अपना घर देखना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक फीमेल स्टाफ होती है जो कि इन्हें घर दिखा रही होती है। वो पहले फैंग को 8 मिलियन का एक घर दिखाती है, जिसकी खूबियों के बारे में वो उन्हें बताने लगती है, लेकिन फैंग को वो घर पसंद नहीं आता है। इसलिए वो कहता है कि मुझे कोई और दूसरा घर दिखाओ। लेकिन तभी वेवे के पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि शायद इसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो कम दाम के घर को खरीदने के लिए इस घर को मना कर रहा है। और इस बात को सोचते हुए वो उस फीमेल स्टाफ से भी इसके बारे में डिस्कस करने लगते हैं और कहते हैं कि शायद इसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए वो कम दाम के घर खरीदने के लिए कह रहा है। फीमेल स्टाफ इनकी बातें मानते हुए इनके अकॉर्डिंग घर दिखाना स्टार्ट कर देती है, जिसे देखने के बाद फैंग को कोई भी घर पसंद नहीं आ रहा होता है। धीरे धीरे स्टाफ घर की कीमत को कम करते
करते जाती है और 200 मिलियन पे पहुंचती है। ये भी घर फैंग को पसंद नहीं आता है। तब स्टाफ गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे पास अगर पैसे नहीं है तो तुम यहाँ पे घर खरीदने के लिए क्यों आए हो? लगातार तुम कहे जा रहे हो कि तुम्हें घर पसंद नहीं आ रहा है, तुम्हें घर पसंद नहीं आ रहा है। आखिर तुम ही बताओ कि इनमें से तुम्हें कौन सा घर पसंद आएगा? फैंग उसके आईपैड को लेता है और उसमें घर दिखने लगता है जहाँ पे उसे 18 मिलियन के एक घर पसंद आ जाता है। वो उस फीमेल स्टाफ से कहता है कि मुझे ये घर पसंद आ गया है और इसी घर को मैं खरीदने वाला हूँ। ये सुनकर तो फीमेल स्टाफ पहली बार में बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और सोचती है कि इसके पास तो इतने आम से कपड़े हैं, आखिर ये इतना ज्यादा महंगा घर कैसे खरीद सकता है? ये तो हमारे यहाँ का सबसे महंगा घर है, इसे आज तक किसी ने भी नहीं खरीदा है, तो आखिर ये सिंपल सा दिखने वाला पर्सन घर को कैसे खरीद सकता है? फिर वो सोचती है कि शायद इसे सादा जीवन जीना पसंद होगा, इसलिए यहाँ पे पैसों का स्वप नहीं कर रहा है। लेकिन इस फीमेल स्टाफ का भरोसा तब टूट जाता है जब वेवे के पेरेंट्स उसे ये बता देते हैं कि ये फैंग इतना महंगा घर तो कभी भी नहीं खरीदने वाला है, क्योंकि इसकी मंथली सैलरी तो 3000 युआन से भी ज्यादा नहीं है। मुझे लग रहा है कि तुम इसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। ये सुनकर तो लड़की शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या ये सच है? ऐसा कहते हुए वो फैंग को रोकती है और कहती है कि उस आईपैड में ध्यान से मत दिखना, नहीं तो तुम्हारा फेस उसमें स्कैन हो जाएगा और तुम्हें उस घर के मालिक के रूप में दिखना होगा। मेरी तो नौकरी जाने वाली है। ऐसा कहते हुए वो फैंग पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि लगता है कि आज तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी जाने वाली है, कि ये हमारी कंपनी का सबसे महंगा घर है और तुम्हारे फेस स्कैन के बाद इसके बारे में मैनेजर और डायरेक्टर सबको पता चल गया होगा। फिर वो फीमेल स्टाफ इतना ज्यादा गुस्सा होती है कि यहाँ पे वो गार्ड्स को बुलाती है और कहती है कि जल्दी से इन्हें पुलिस के हवाले कर दो। जैसे यहाँ पे गार्ड्स आते हैं, वेवे के पेरेंट्स तो साफ साफ कह देते हैं कि हमें इन दोनों के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, इसलिए ले जाना है तो उन दोनों को लेकर जाओ। गार्ड उन्हें लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन फैंग के पेरेंट्स उस लड़की के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे को जाने दो, क्योंकि मेरे बेटे की जिंदगी अभी स्टार्ट नहीं हुई है और अगर वो एक बार पुलिस स्टेशन में चला जाएगा तो आगे की उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा बेकार हो जाएगी, इसलिए उसे माफ कर दो। अगर तुम्हें भेजना है तो मुझे ही भेज सकती हो। अब फीमेल स्टाफ समझ नहीं पा रही होती है कि आगे वो क्या करे। तभी डायरेक्टर बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ अपने कैबिन से बाहर निकलता है और कहता है कि अभी अभी हमारे कंपनी का सबसे ज्यादा महंगा घर बिका है, आखिर उसे किसने खरीदा है? वो बहुत ही एक्साइटेड होकर आता है। तब वो फैंग को देखता है और कहता है कि क्या इसी ने उस घर को खरीदा है? फिर ये भी सेम बात सोचता है और सोचता है कि शायद ये रिच होगा और ये भी दिखावा नहीं करता होगा। अपनी फीमेल स्टाफ से कहता है कि मैं तुम्हारी सैलरी डबल करने वाला हूँ। तभी वेवे के पेरेंट्स उसका ये सपना तोड़ते हुए कह देते हैं कि वो जिसे बहुत ही ज्यादा अमीर इंसान समझ रहा है, वो तो हर महीने 3000 युआन से ज्यादा भी नहीं कमाता है। अब ये सुनकर तो मैनेजर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो अपने स्टाफ के ऊपर हाथ उठा देता है और कहता है कि आखिर तुम ऐसे लोगों को यहाँ पे एंट्री भी कैसे दे सकती हो? तुम्हें इसके बारे में पहले ही पता कर लेना चाहिए था। इस लड़की की वजह से हमारा कितना ज्यादा नुकसान हो गया है, क्योंकि जैसे इस लड़की का फेस रजिस्टर हुआ था मैंने तुरंत कागज बनाने के लिए लड़कों को कह दिया था। तुम मुझे अब बता रही हो कि ये लड़का घर खरीदने के लायक नहीं, बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ? ये सुनकर फैंग कहता है कि आपको डॉक्यूमेंट को कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि घर तो मैं यही खरीदने वाला हूँ। डायरेक्टर कहता है कि कहाँ से पैसे लाओगे, हम किस्तों में घर नहीं देते हैं, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। लेकिन फैंग मानता नहीं है। वो अपना कार्ड बाहर निकाल देता है और कहता है कि मैं अभी सारे पैसे एक साथ जमा करने वाला हूँ। ये सुनकर तो डायरेक्टर सोचता है कि इस पर्सन को एक मौका तो देना चाहिए, इसलिए वो अपनी फीमेल स्टाफ से मशीन लेता है और इसके कार्ड को स्वाइप करता है। लेकिन जैसे वो कार्ड को स्वाइप करता है उसे पता चलता है कि इसके कार्ड में एक भी पैसे नहीं है। ये सुनकर तो फैंग पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और धन के देवता को आवाज लगाने लगता है। धन के देवता जो कि सो रहे होते हैं इसकी आवाज सुनकर जाग जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ। फैंग बताता है कि उसके सारे पैसे कहाँ चले गए, उसने तो बहुत सारा पानी पिया है। ये सुनकर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बताना भूल गया, तुम जब भी वॉशरूम यूज करोगे और तुम्हारे शरीर का पानी तुम्हारे बॉडी से बाहर निकलेगा, तुम्हारा सारा का सारा पैसा गायब हो जाएगा। सुनकर तो फैंग चौंक जाता है और कहता है कि इतनी बड़ी बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। ये सुनकर गॉड कहते हैं कि हम देवताएं, हमें वॉशरूम यूज करने की कोई जरूरत नहीं होती है, इसीलिए हम इसके बारे में भूल गए। गॉड की बातें सुनने के बाद ये भी ध्यान देता है कि इसने भी वॉशरूम यूज किया था, इसीलिए इसके सारे पैसे गायब हो गए। अब ये देखकर वो गॉड से कहता है कि आखिर अब मैं क्या करूँ। धन के देवता कहते हैं कि पानी पीना स्टार्ट कर दो। उनकी बातें सुनकर वो फिर से पानी पीने के लिए बोतल उठाता है, लेकिन डायरेक्टर उसे पानी पीने नहीं देता है, उल्टा वो अपने गार्ड सबसे कह के उसे पीटने लगता है। दूसरी तरफ हम उसी बैंक के मैनेजर को देखते हैं जो कि दूसरी कंपनी में जाकर अपने पैसों का इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा अमीर ग्राहक की वजह से मैं तुम्हारी कंपनी में 1 करोड़ का इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। ये सुनकर तो ये भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे वो पर्सन करता क्या है? ये सुनकर मैनेजर उसके बारे में तो ज्यादा बातें नहीं बताते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो पैसा इतना जल्दी कमाता है जैसे कि वो पानी पीकर पैसे कमा रहा हो। तभी यहाँ पे एक भागती हुई स्टाफ आती है और अपने बॉस को बताती है कि बॉस, हमारी कंपनी की सबसे ज्यादा महंगी घर बिक चुकी है, जिसके मैं पेपर रेडी कर रही हूँ और उस पर्सन का नाम मिस्टर फैंग है। ये सुनते ही बैंक के मैनेजर कहते हैं कि क्या मिस्टर फैंग? ये सुनकर बॉस कहता है कि आप उन्हें जानते हो। तब वो सारी बातें बता देता है। ये सुनकर बॉस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं भी उस पर्सन से मिलना चाहता हूँ। और डायरेक्टर इन बाप बेटों को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा होता है और फैंग अपना पैसा बनाने के लिए पास गिरे हुए पानी की बोतल को पीने की कोशिश करता है, लेकिन डायरेक्टर पीने नहीं देता है। इसके बाद फैंग की नजर मछली के घड़े पे जाती है, जिसे देखने के बाद वो वहाँ पे जाता है और उस पानी को पी लेता है। देखते ही देखते उसके बैंक में काफी सारे पैसे आ जाते हैं। इसके बाद वो अपना क्रेडिट कार्ड देता है और कहता है कि अब पैसे ले सकते हो। डायरेक्टर
डायरेक्टर कहता है कि तुम फिर से आ गए, लगता है कि पानी पीने से तुम्हारे पैसे बढ़ जाएंगे। चलो एक बार और मैं इस कार्ड को चेक कर लेता हूँ, अगर इस बार पैसे नहीं निकले ना तो मैं तुम्हें सच में पुलिस के हवाले कर दूंगा। इतना कहने के बाद वो कार्ड को स्वाइप करता है, लेकिन इस बार वो शॉक्ड हो जाता है जब कार्ड से पैसे कट जाते हैं और वो भी इतने ज्यादा पैसे। इसके बाद वो फैंग पे शक करने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद इस कार्ड को फैंग ने कहीं से चुराया था। इसलिए वो अपने गार्ड सबसे कहता है कि इसे पकड़ कर रखना, मैं अभी पुलिस वाले को बुलाता हूँ, क्योंकि मुझे इस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है कि 3000 युआन कमाने वाला पर्सन 80 मिलियन का घर खरीद सकता है, इसलिए तुम सब इसे पकड़ कर रखना। लेकिन तभी यहाँ पे इनके बॉस आ जाते हैं। आने के बाद जब वो फैंग को इस तरीके से देखते हैं तब वो अपने ही लोगों पे काफी ज्यादा गुस्से हो जाते हैं और डायरेक्टर को ही थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इनके साथ इस तरीके का बिहेव करो, मैं तुम दोनों को अभी काम से बाहर निकाल देता हूँ। ऐसा कहने के बाद वो अपने ही लोगों को काम से बाहर निकाल देता है। फिर वो फैंग के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बात करता है और घर बेचने के बाद वहाँ से चला जाता है। सबके चले जाने के बाद वेवई के पेरेंट्स के मन में लालच आता है और वो सोचते हैं कि जब ये 80 मिलियन का घर खरीद सकता है तब हम इसके लिए ये शादी इतनी आसानी से नहीं होने देंगे। वो फैंग से कहते हैं कि माना कि तुमने इतना बड़ा घर खरीद लिया है, लेकिन हम अपनी बच्ची की शादी तुम्हारे साथ करेंगे, लेकिन अगर तुम हमें बहुत सारे महंगे गिफ्ट दोगे तब। इतना कहने के बाद वो अपनी बच्ची को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। वेवई के पेरेंट्स की डिमांड्स देखकर तो फैंग के पिता काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन फैन उन्हें समझाता है कि आपको कोई भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे फैन अपने शादी के पूरे तैयारी के लिए एक बड़े से होटल में जाता है जो कि 8 स्टार होटल होती है, जहाँ पे जाने के बाद वो वहाँ के मैनेजर से मिलता है। मैनेजर उससे पहले उसका बजट पूछती है, तब वो कहता है कि बजट की कोई चिंता मत करो, मुझे बहुत ही अच्छा शादी करना है। तब मैनेजर भी अपने तरफ से काफी एक्सपेंसिव चीजें दिखाने लगती है। फैंग भी थोड़ा टाइम लगाता है सारी चीजों को ध्यान से देखने में। ये देखकर मैनेजर के पास जो वर्कर होती है वो अपने मैनेजर से कहती है कि मुझे नहीं लग रहा है कि ये सारी चीजें खरीदने वाला है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। तो मैनेजर को भी थोड़ा डाउट होने लगता है, इसलिए वो फैंग को छोड़ के जाने वाली होती है, लेकिन तभी फैंग उससे रुक लेता है और टेबल पे रखे हुए चाय को पीने के साथ वो अपना कार्ड उन्हें दे देता है और कहता है कि स्वाइप करो। जैसे वो स्वाइप करते हैं पैसा कटता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाते हैं और भी चीजें उसे दिखाने लगते हैं। वो फिर से पानी पीता है, उसे पसंद आता है और फिर से वो दूसरी चीजों को कंफर्म करता है और ये लोग फिर से कार्ड को स्वाइप करते हैं। देखते ही देखते ऐसे काफी सारी चीजें चलती रहती हैं। फैंग को भी अपनी शादी के लिए इतना सब कुछ करने में अच्छा लग रहा होता है और मैनेजर भी काफी खुश होती है कि उसे इतना अच्छा ग्राहक मिल गया। जब सारी चीजें ठीक हो जाती है तब फैंग मैनेजर से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी में पानी की कोई कमी ना हो, इसलिए मेरे शादी में जितना हो सके उतना आप पानी ऑर्गेनाइज कर लेना। ये सुनकर मैनेजर को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये पर्सन इतना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है इसलिए वो ज्यादा सोचती नहीं है। अगले सीन में हम फैंग के पिता को देखते हैं जो कि काफी खुश होते हैं और खुश होकर अपने भाइयों के घर जा रहे होते हैं अपने बेटे की शादी के कार्ड को देने के लिए। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तब सारे भाई और उनकी वाइफ मिलकर इन्हें बहुत ही बुरी तरीके से जलील कर देते हैं, क्योंकि फैंग के पिता गरीब होते हैं लेकिन उनके अंकल्स अमीर होते हैं, इसलिए जो अंकल्स होते हैं वो इनके पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन इस बात को भुलाते हुए भी फैंग के पिता एक परिवार की तरह अपने भाइयों के पास जाते हैं अपनी खुशियों में उन्हें शामिल करने के लिए, लेकिन वहाँ पे उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से जलील कर दिया जाता है। फैंग का कजन फैंग को भी जलील कर देता है और उसके सामने अपने पैसों का रूप दिखाने लगता है कि वह हर महीने 1 बिलियन तक पैसे कमा लेता है। ये देखकर फैंग से भी रहा नहीं जाता है और वो भी टेबल पे रखे हुए पानी को पीता है और वो भी दिखाने लगता है कि देखो मैं हर महीने कितने पैसे कमाता हूँ। सभी लोग अकाउंट में आते हुए 10 बिलियन को एक साथ सुनते हैं तब वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फैंग उनके हाथ में अपना फोन दे देता है और टेबल पे रखे हुए पानी को पीने लगता है। देखते ही देखते उसके बैंक में काफी सारे पैसे आने लगते हैं, जिसे देखकर ये लोग तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उसी समय फैंग के साथ रिश्ता जोड़ने लगते हैं। लेकिन तभी जो कजन होता है वो उनसे कहता है कि आप लोगों को इसके साथ रिश्ता जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसकी चाल है, ये सारी चीजें एडिट की गई हैं। आपको इस मैसेज पे विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सारी चीजें एडिट की हुई हैं। इस सुनकर सभी शांति से बैठ जाते हैं, इन्हें फिर से यहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। लेकिन अभी भी फैंग के पिता इन लोगों के साथ अच्छी तरीके से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि आप सभी लोग मेरे बेटे की शादी में जरूर आना, क्योंकि आप ही लोग तो मेरा परिवार हो। ऐसा कहते हुए वो सबके पास कार्ड लेकर जाते हैं, लेकिन कोई भी उनका कार्ड एक्सेप्ट नहीं करता है। अपने पिता का अपमान देखकर तो फैंग को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने पिता के कहने की वजह से वो इन्हें कुछ नहीं कहता है। लेकिन जब इसका कजन फिर से इसकी बेइज्जती करने लगता है और कहता है कि अपनी शादी छोड़कर उसकी शादी में खाना खाने के लिए आ जाना, फैंग को ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं होती हैं और वो उससे कहता है कि तुम मुझे किस बात का रुतबा दिखा रहे हो, तुम्हारे पास पैसा है इसलिए ना। लेकिन तुम सब भी कान खोलकर सुन लो, जिस दिन मेरी शादी होगी उस दिन तुम सब देखना कि मेरी शादी तुमसे कितनी ज्यादा बड़ी शादी होती है, और अगर मैंने तुम्हारी शादी से ज्यादा अपने शादी में पैसे खर्च नहीं किया ना तो मैं खुद सामने आकर तुमसे माफी मांगूंगा। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिन बाद शादी का दिन भी आ जाता है। सभी लोग रेडी होकर शादी में जाने के लिए अपने अपने कार का इंतजार कर रहे होते हैं और यहाँ पे फैंग और उसके पिता भी होते हैं। जब उनके रिलेटिव्स उन्हें यहाँ पे देखते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो उसके शादी में खाना खाने के लिए आए हैं, इसलिए वो उनसे कहते हैं कि अच्छा हुआ कि खाना खाने के लिए आ गए, अब लगे हाथ हमसे माफी भी मांग लो। लेकिन फैंग उन्हें कोई भी जवाब ना देते हुए अपने कार का इंतजार कर रहा होता है और थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे सामान को डिलीवर करने वाली छोटी छोटी गाड़ियाँ आती हैं। इनमें से ड्राइवर निकलते हैं और कहते हैं कि मिस्टर फैंग कौन है। इन सबको यहाँ पे इस तरीके से देखकर रिलेटिव्स इसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि वाह क्या शानदार सी सवारी है तुम्हारी, अब इसका ज्यादा वेट मत करो, जल्दी बैठो और अपनी शादी की
ले जाओ। ये सारी चीजें देखकर तो फैंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो सोच रहा होता है कि उसने तो बहुत सारी एक्सपेंसिव कार को खरीदा था अपनी शादी में जाने के लिए, तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी उसे पता चलता है कि उसके डैड ने ये सारी चीजें उसके लिए की थी। फैंग अपने डैड को कुछ नहीं कह पा रहा होता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये इसके डैड का प्यार है। और तभी यहाँ पे कुछ और यहाँ पे बहुत ही एक्सपेंसिव लिमिटेड एडिशन कार आ जाती है, जिससे जैसे ही सभी लोग देखते हैं वो हैरान हो जाते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि ये सारे के सारे कार फैंग के लिए आए हैं, तब तो वो पागल ही हो जाते हैं। वो उसे टच करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ड्राइवर उन्हें रोक देता है और कहता है कि इसे टच भी मत करना क्योंकि ये करोड़ों की कार है। अब फैंग अपने रिलेटिव्स को और भी ज्यादा जलाने के लिए ड्राइवर से कह के कार के पेपर्स भी दिखवा देता है और कहता है कि साफ साफ देख लेना ये मेरी ही कार है। और फिर वो अपने डैड के साथ उस लग्जरी कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर तो सभी रिलेटिव्स का खून खौलने लगता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये भी अपनी कार में बैठते हैं और ये भी शादी के हॉल में पहुँच जाते हैं। इनकी शादी चाइना के सबसे ज्यादा रिच होटल में हो रही थी, जिसका नाम एलिस्टर होटल था। यहाँ पे तो बिना किसी बड़े की सिफारिश के खाना भी खाना या फिर इसके अंदर जाना भी अलाउ नहीं था, लेकिन कजन की जिस लड़के के साथ शादी होने वाली थी उसके डैड की कनेक्शन इस होटल के अंदर थे, इसलिए इन्हें यहाँ पे आने का इजाजत मिल गया। बाद से सभी लोग दुल्हन से काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और फिर वो अपने भाई को जलाने के लिए उसके पास कॉल करता है और कहता है कि तुम किस फटीचर से हॉल में अपनी शादी कर रहे हो। ये सुनकर फैंग कहता है कि फटीचर को तो पता नहीं, लेकिन मैं चाइना के सबसे ज्यादा रिच होटल में शादी कर रहा हूँ। और तभी उसकी कार की एंट्री भी हो जाती है। फैंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर निकलता है और जैसे उसके सभी रिलेटिव्स उसे इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं, वो हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फैंग बताता है कि उसकी भी शादी इसी होटल में होने वाली है। ये सुनकर तो ये और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पे ऐसे कैसे आ गए। तुम्हें पता है कि हमें यहाँ पे आने के लिए सिफारिश की जरूरत पड़ी थी और तुम तो हमसे भी नीचे गए गुजरे इंसान हो, तुम यहाँ पे कैसे आ सकते हो। अब ये सारी चीजें इन रिलेटिव से बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो गेट पे खड़े हुए गार्ड को बुलाते हैं और कहते हैं कि इन्हें यहाँ से भगा दो। गार्ड कहता है कि मैं ऐसे ही यहाँ से किसी को भगाने वाला नहीं हूँ, पहले आप अपना कार्ड दिखाएं कि आपको यहाँ पे जाने की अनुमति दी गई है या फिर नहीं। अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो मैं दोनों को धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। ये सुनकर कजन अपनी तरफ से अपना कार्ड दिखाता है, जिसे देखने के बाद गार्ड कहता है कि ये तो वीवीआईपी गेस्ट है, आप तो वीवीआईपी गेस्ट हैं, आपका हमारे होटल में स्वागत है। ऐसा कहने के बाद वो अंदर जाने के लिए उन्हें कहता है, लेकिन जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं फैंग उन्हें रोक देता है और कहता है कि मैंने अपना कार्ड अभी नहीं दिया है। इसके बाद फैंग भी अपना कार्ड दे देता है, जिसे देखने के बाद तो गार्ड पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और वो जोर से चीखता है और कहता है कि ये तो वीवीआईपी कार्ड है, जल्दी से रेड कारपेट लेकर आओ और इनके कदमों में इनके स्वागत के लिए बिछा दो। ऐसा ही बाकी गार्ड भी करते हैं, वो फैंग के स्वागत में रेड कारपेट बिछा देते हैं। इसके बाद फैंग बहुत ही चौड़ा होकर अपने फैमिली के साथ अंदर जाने लगता है, जिसे देखकर तो इसके रिलेटिव पूरी तरीके से पागल हो जाते हैं। अपने दिल को दिलासा देने के लिए ये ऐसा सोच लेते हैं कि गार्ड वाला फैंग के साथ मिला हुआ था, इसलिए उसने उन्हें पहले जाने दिया। आगे फैंग शादी के हॉल में पहले पहुंच जाता है, तभी पीछे से ये लोग भी आ जाते हैं, जहाँ पे उन्होंने फिर से बहस होने लगती है कि ये हॉल उनका है, ये हॉल उनका है। इस तरीके से वो काफी देर तक बहस करते हैं। कुछ देर के बाद यहाँ पे एक स्टाफ आती है और कहती है कि आप सब लोग यहाँ पे लड़ क्यों रहे हो। कजन के फैमिली वाले बताते हैं कि इस जगह को इन्होंने आज के लिए बुक किया था, लेकिन ये पर्सन उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये सुनकर स्टाफ उन्हें समझाती है और कहती है कि यहाँ पे 2 हॉल है, एक ये है और पहला हॉल अंदर है जो कि बहुत ही ज्यादा आलिशान है। आप में से उस हॉल को किसने बुक किया है ये आप मुझे बताएं, उसके बाद मैं आपको वहाँ पे लेकर जाऊंगी। ये सुनकर फैंग कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को परेशान किया, एक्चुअली में मेरा ये हॉल नहीं है बल्कि दूसरा हॉल है। ऐसा कहने के बाद वो जैसे आगे बढ़ने वाला होता है, ये लोग उसे रोकते हुए कहते हैं कि तुम देखते नहीं हो कि कौन सी चीज तुम्हारी है या फिर नहीं, जहाँ पे तुम्हें अच्छा दिखाई देता है उसके तरफ तुम बढ़ने लगते हो, बिल्कुल अपने पिता की तरह। फैंग कहता है कि जो चीज मेरी है मैं बस वहीं पे जा रहा हूँ। इसके बाद वो स्टाफ से कहता है आप मुझे ये बताओ, हॉल में शादीशुदा लोगों की फोटो तो लगी होती है ना, इसी से हमें पता चल जाएगा कि किसने कौन सा हॉल बुक किया हुआ है। ये सुनकर वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं। पर हॉल के अंदर जाने से पहले फैंग इनके सामने शर्त रखता है और कहता है कि अगर बड़े वाले हॉल में मेरी और मेरी वाइफ की तस्वीर रही तो आप लोगों को सबको मेरे सामने झुककर माफी मांगना होगा, नहीं हुआ तो हम सब आपके सामने झुककर माफी मांग दे। ये सुनकर सभी लोग राजी हो जाते हैं और उसके बाद वो बड़े वाले हॉल में जाते हैं, जहाँ पे जाने के बाद वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि इस हॉल में तो फैंग और उसकी गर्लफ्रेंड की तस्वीर है। अब इन रिश्तेदारों से और भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए वो स्टाफ के कहने से यहाँ से चुपचाप निकल रहे होते हैं, लेकिन फैंग उन्हें रुकता है और कहता है कि आसानी से भागना चाहते हो, पहले माफी तो मांग लो। लेकिन कजन माफी मांगने को तैयार नहीं होता है, इसलिए वो बहाना बनाता है और कहता है कि इस बात को जाने दो, शादी में जो सबसे महंगा गिफ्ट देगा उसके सामने दूसरी पार्टी को झुकना होगा। इस तरीके से वो अपने बातों में फैंग को फंसाने की कोशिश कर रहा होता है। फैंग कहता है कि ठीक है। इसके बाद कजन अपनी तरफ से काफी सारे कीमती चीजें मंगाता है जो कि सच में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। फिर वो कहता है कि चलो अब तुम हार गए, मेरे सामने झुको। ये सुनकर वो कहता है कि मेरी बारी तो आ जाने दो ना। फिर वो अपने गिफ्ट को यहाँ पे लाने के लिए आवाज देता है। उसकी एक आवाज पे यहाँ पे काफी सारे लोग आते हैं जिनके हाथ में कोई कीमती खजाना नहीं होता है, बल्कि उनके पास बड़े बड़े पानी के बोतल होते हैं, जिसे देखकर सभी हंसने लगते हैं। फैंग कहता है कि जरा रुक तो जाइए। इसके बाद वो एक पानी की बहुत सी बड़ी वाली पाइप यहाँ पे लाता है। ये देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पे करने के हवाले हो। तब फैंग कहता है कि इस पाइप को एक बैंक से कनेक्ट किया गया है
जो कि पास ही में है, और मैं ऐसा इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास काफी सारे पैसे हैं। अब देखो कि मैं यहाँ पे पैसों की बारिश कैसे करता हूँ। ऐसा कहने के बाद वो पानी की बड़ी बड़ी बोतल्स को उठाता है और उसे पीना स्टार्ट कर देता है। वो काफी देर तक पानी पीते रहता है। वे लोग शांत खड़े होते हैं और सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे कुछ हो क्यों नहीं रहा है। तभी उन्हें किसी चीज की आवाज आती है। देखते ही देखते उस पानी के पाइप से काफी सारे पैसे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और सच में यहाँ पे पैसों की बारिश होने लगती है, जिसे देखकर सभी हैरान होते हैं। लेकिन वैवे के पेरेंट्स तो इतने सारे पैसे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद फैंग और भी ज्यादा पानी पीने लगता है और यहाँ पे वैसे ही पैसों की बारिश हो रही होती है। दूसरी तरफ हम बैंक के मैनेजर को देखते हैं, जिसके पास इसका मैसेज पहुंच जाता है कि फैंग के अकाउंट में काफी सारे पैसे आ रहे हैं और काफी सारे पैसे जा भी रहे हैं। सुनकर वो अपने स्टाफ से इसके बारे में पता लगाने के लिए कहती है। तब स्टाफ बताती है कि ये सारे पैसे एलिस्टर होटल के पास वाले बैंक से निकाला जा रहा है। ये सुनकर वो कहते हैं कि वैसे भी मुझे उस होटल में जाना था, चलो ये चीज भी वहीं पे देख लेते हैं। दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं, जो कि ये सारे पैसे अपने गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स को दे देता है, जिसे देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन फैंग के कजन को ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि उसके पास इतने सारे पैसे हैं। इसलिए वो कहता है कि ये सारे पैसे नकली भी हो सकते हैं, इसलिए इसे गिरफ्तार कर लो। सुनकर गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और जैसे मारने वाले होते हैं तभी यहाँ पे बैंक के मैनेजर आ जाते हैं और फैंग को इस तरीके से देख कर वो उन पे भड़क पड़ते हैं और कहते हैं कि जल्दी से छोड़ दो। अभी फैंग की कजन की गर्लफ्रेंड उसके पास आती है। एक्चुअली में ये इनकी बेटी होती है और जैसे इन्हें पता चलता है कि ये सारी चीजें इनकी बेटी की वजह से हो रही है, तब वो उस पे हाथ उठा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। में पता है कि मिस्टर फैंग कौन है, ये हमारे वीवीआईपी ग्राहक हैं, तुम इनके साथ इस तरीके का बर्ताव कर रही हो। इसके बाद मैनेजर मतलब कि इसके पिता इतना ज्यादा गुस्सा होते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी बीच में ही तोड़ देते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा, इसे यहाँ से लेकर जाओ। फिर वो इन सभी के साथ रिश्ता भी तोड़ देते हैं और कहते हैं कि जो लोग मेरे ग्राहक के साथ अच्छे तरीके से बिहेव नहीं कर सकते हैं, मैं उनके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहूंगा। रिलेटिव जब ये नोटिस करते हैं कि एक तरफ का पैसा खत्म हो गया और दूसरी तरफ अभी और भी ज्यादा पैसा है, तब वो फैंग के पास चले जाते हैं और उसके साथ अच्छी तरीके से बिहेव करने लगते हैं। ये देखकर फैंग को समझ में नहीं आता है कि उसके रिलेटिव उससे सच में प्यार करते हैं या फिर पैसों के लिए ये दिखावा कर रहे हैं। फिर वो धन के देवता से बात करता है। धन के देवता कहते हैं कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है। ये सुनकर वो कहता है कि मुझे ये सारे पैसे नहीं चाहिए, मैं फिर से अपने हाथों का यूज करके काम करके पैसा कमाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इतनी आसानी से पैसा कमाऊं, इसलिए आप इस पावर को ले सकते हो, क्योंकि पैसा चले जाने के बाद भी जो लोग आपके साथ रहते हैं वही सच्चा प्यार होता है, इसलिए मुझे दिखावे का प्यार नहीं चाहिए। ये सुनकर गॉड कहते हैं कि ठीक है, और फिर वो उसके अंदर से वो पावर ले लेते हैं। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि क्या सारे पैसे चले जाने के बाद भी तुम मेरे साथ रहोगी। ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड से कहती है कि मैं तो हमेशा से ही तुमसे कहते आ रही हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ना कि पैसे से, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। ये सुनकर फैंग खुश हो जाता है और गले लगा लेता है और इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। वेल, अगर आप फैंग की जगह पे होते तो क्या आप इस पावर का यूज करते या फिर सारे पैसे ऐसे ही जाने दे दे? मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।